तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाज़िर हूँ मैं आपके सामने एक नया ट्यूटोरियल लेके। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है वोकल रिकॉर्डिंग। और वोकल रिकॉर्डिंग में भी सबसे पहले जो सबसे अहम टूल है वो है आपका रिकॉर्डिंग माइक। तो आज हम बात करेंगे माइक्स के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्स होते हैं और कौन से माइक का क्या यूज़ होता है और वो क्यों डिफरेंट टाइप के होते हैं, आज इस बारे में थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में इसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में आप जब भी माइक परचेज़ करें तो आपको थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज रहे, या फिर आपके स्टूडियो में जो माइक है आपको ये पता लग जाए कि आप उससे क्या क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ पिक्स दिखा देता हूँ। जैसे आप इस फ्रेम में देखिए तो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्स मैंने इकट्ठे करके इसमें एक पिक्चर में लगाए हुए हैं। तो सबसे पहला जो हम माइक लेते हैं वो है श्योर का SM57। तो जो श्योर का SM57 माइक है वो बेसिकली एक डायनामिक माइक है और ये सूटेबल रहता है गिटार्स रिकॉर्डिंग के लिए, या फिर इलेक्ट्रिक गिटार के एम्पलीफायर के आगे आपको लगाना है उसके लिए, या स्नेयर ड्रम के लिए, या वोकल के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ब्रास इंस्ट्रूमेंट कोई बैंड रिकॉर्ड करना हो, इन सभी एप्लीकेशंस के लिए ये बहुत सूटेबल रहता है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा डायनामिक रेंज आपको मिलता है। ये डायनामिक माइक है। तो जो सेकंड नंबर पे माइक आता है वो है AKG का D112। आप इसकी शेप से ही आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा, क्योंकि ये स्पेशली बास के लिए है। जैसे कि आपको ढोलक तबला में जो बास सेक्शन होता है वहाँ पे इस माइक को लगाएंगे तो बास की टोन बहुत अच्छी है, कैच करता है। और ड्रम में भी किक की साउंड के लिए ये बनाया गया है। तो ये बास के लिए, किक ड्रम्स के लिए, टॉम्स, लो टॉम्स के लिए, या फिर ढोलक में जो हमारा बेस वाला सेक्शन होता है वहाँ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा माइक है। सेम ऐसे ही एक दूसरा माइक है, ये श्योर का है, वो AKG का था, ये श्योर का है। ये भी सेम बास एप्लीकेशन के लिए है। ये भी डायनामिक माइक है। ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे डायनामिक माइक हैं। तो जो चौथे नंबर पे आता है वो है शेनाइज़र का MD421। ये माइक भी डायनामिक माइक है और ये स्पेशली जो लो मिड सेक्शन जो होता है, जैसे कि आपका ढोलक का, जो तबले का, या फिर जो चाटी होती है उसका जो लो मिड सेक्शन होता है, मतलब एक हाइज घुंघरू वगैरह और एक जो बीच का सेक्शन होता है, तो ये ढोलक के दूसरी साइड में ये माइक बहुत अच्छा काम करता है। ये भी बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है बहुत सारे स्टूडियोज़ में। अगले माइक पे आते हैं। अगला माइक है नॉयमन का KM184। ये एक्चुअल में विंटेज माइक है। नॉयमन का बहुत पुराने पहले टाइम से ये यूज़ होता आ रहा है और सबसे ज़्यादा इसको वोकल के लिए यूज़ किया जाता है। वोकल में बहुत क्रिस्पी वोकल इससे रिकॉर्ड होती है। महंगा भी बहुत है। तो जिनके पास तो ऑलरेडी है उनको इसके पता है, और अगर आप नया माइक प्लान कर रहे हैं तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा माइक का रिज़ल्ट है वोकल, स्पेशली वोकल के लिए। तो अगला जो माइक है, इस माइक के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो नॉयमन का मैंने बताया था ये बेसिकली कंडेंसर माइक है। कंडेंसर माइक और डायनामिक माइक में क्या अंतर होता है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अगला जो माइक है वो है श्योर का SM7B। ये स्पेशली जो माइक है ये होता है जो स्पीच अगर किसी को रिकॉर्ड करनी है, या फिर किसी को स्पीच, जैसे रेडियो जॉकीज़ होते हैं वो सारा दिन बोलते रहते माइक पे, तो उनके लिए ये माइक बहुत अच्छा है। जिसका वोकल का स्पीच की जिसकी एप्लीकेशन है, जिसको कोई वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है, तो ये माइक उस मामले में बहुत अच्छा काम करता है। और नेक्स्ट माइक है आपका इलेक्ट्रो वॉइस RE20। ये स्पेशली रेडियोज़ में काम आता है। प्लस जो मोटी आवाज़ होती हैं, जैसे लो वोकल होती, किसी का गला बहुत मोटा है तो ये उसमें बहुत अच्छी, ये लो फ्रिक्वेंसी, मिड लो फ्रिक्वेंसी को बहुत अच्छे से पकड़ता है। और बास के लिए भी बहुत अच्छा है ये माइक। और अगला माइक है 8th नंबर पे AKG का C414। ये बहुत प्रचलित माइक है।
कंडेंसर माइक है ये, और स्टूडियोज़ में मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत प्रोफेशनल माइक बोल सकते हैं इसको। इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, बहुत आपकी क्रिस्प और बहुत अच्छी शाइनी वोकल रिकॉर्ड होती है इससे। और ख़ासकर ये वोकल्स के लिए, वैसे वोकल से रिलेटेड जैसे फ्लूट, वायलिन, इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए माइक बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो माइक है वो है रॉयर का 121। रॉयर 121 एक्चुअली में रिबन माइक है। तो ये एक अलग नाम आपने अभी सुना, जैसे मैंने पहले बोला डायनामिक, फिर कंडेंसर, अब ये है रिबन माइक। तो रिबन माइक एक अलग टेक्नोलॉजी से बने हैं, जैसे वो कंडेंसर या डायनामिक पैटर्न पे हैं, ये रिबन पैटर्न पे है। तो ये भी ख़ास जो है हाई जो फ्रिक्वेंसी की साउंड होती हैं, जैसे कि चाइम्स हैं या कोई परकशन रिकॉर्ड करना है, तो उस एप्लीकेशन में ये माइक सबसे बेस्ट है। और रिबन माइक बेसिकली हाइज़ बहुत ज़्यादा कैच करते हैं, तो इसीलिए उनको हाइज़ एप्लीकेशन के लिए ही रखा जाता है। अगला माइक है हमारा, आप इसकी शक्ल से ही पहचान गए होंगे इसे, नॉयमन का U87, जो कि बहुत ही फेमस माइक है। बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल स्टूडियोज़ में यही माइक यूज़ होता है। बहुत बड़े बड़े सिंगर्स इस पे रिकॉर्ड करते हैं, बहुत पुराने टाइम से भी, और अब भी ये माइक बहुत यूज़ होता है। ये लार्ज डायफ्राम का माइक है। लार्ज डायफ्राम और स्मॉल डायफ्राम भी मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है, क्या फ़र्क होता है उसमें। तो ये भी बेसिकली स्पेशली वोकल के लिए यूज़ होता है, जहाँ भी होता है वोकल इस पे बहुत अच्छी रिकॉर्ड होती है। जो आखिरी माइक मैं आपको बता रहा हूँ ये भी नॉयमन का है, ये है U87, सॉरी U47। तो U47 ये बेसिकली ट्यूब माइक है। तो इसके साथ में ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये बॉक्स एक्चुअल में इसका ट्यूब बॉक्स है। इसके अंदर इसकी ट्यूब्स होती हैं जो कि आपका बड़ा वार्मथ उसमें देती हैं वोकल के सिग्नल में, या जो भी सिग्नल आप इससे रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें बड़ा पंच, उसमें बड़ा दम एक आ जाता है। तो ये एक अलग टेक्नोलॉजी है, ट्यूब टेक्नोलॉजी, रिबन टेक्नोलॉजी, कंडेंसर माइक और डायनामिक माइक। तो अभी मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको फटाफट बता देता हूँ। जैसे जो डायनामिक माइक है, बेसिकली डायनामिक माइक जो एक सबसे मोटा अंतर ये है कि आप इसको बस प्लग एंड प्ले ये माइक है। आप इसमें सिर्फ वायर लगाइए और आपका माइक शुरू हो जाएगा। इसको कोई भी एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पर लेकिन इनकी जो कैपेसिटी होती है वोकल को कैच करने की, डायनामिक को कैच करने की, वो कंपैरिजन टू कंडेंसर माइक बहुत कम होती है, लेकिन बहुत सॉलिड होती है। तो जहाँ हाई प्रेशर डायनामिक्स साउंड होते हैं, जैसे ड्रम या कोई भी रिदम का इंस्ट्रूमेंट अगर आपको, तो उस जगह पर ये माइक बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जो कंडेंसर माइक होते हैं, कंडेंसर माइक्स के अंदर इनको +48 फैंटम पावर की ज़रूरत होती है। इसके बिना ये माइक चलेंगे नहीं। अगर आप सीधा इसको प्लग प्ले करोगे तो इसका कोई ये आवाज़ नहीं देगा। लेकिन अगर आप इसके लिए आपको एक +48 फैंटम पावर का कनेक्शन चाहिए होता है। जो इसके अंदर सर्किट होता है वो के लिए पावर चाहिए होती है। और जो इसका कंडेंसर इसके अंदर होता है, जो इसका डायफ्राम होता है, वो कुछ माइक्स में छोटा डायफ्राम होता है, कुछ माइक्स में बड़ा डायफ्राम होता है। जैसे मैंने अभी बताया था लार्ज डायफ्राम माइक, ये भी एक लार्ज डायफ्राम माइक है, और U87 भी लार्ज डायफ्राम माइक है। तो डायफ्राम बेसिकली ये जो आपको बीच का है, जो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं। ये एक्चुअली यही कंपन करता है। जब कोई सिग्नल इससे टकराता है तो ये कंपन करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जाके उसका सिग्नल को ये इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करता है। तो लार्ज डायफ्राम ज़्यादा, ऑब्वियस बात है कि लार्ज डायफ्राम है तो वो बहुत ज़्यादा एरिया, सरफेस उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए वो आसपास की अच्छी साउंड्स थोड़ा सा अच्छे डायनामिक को कैच कर सकता है। और जो 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 है स्मॉल डायफ्राम वाले माइक हैं, वो एक उनका फोकस रहता है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो वो वहाँ से उसको कैच करते हैं। उनका जो कैचिंग पावर है, या बोल सकते हैं कि उनका जो कैचिंग एरिया है, वो लार्ज डायफ्राम के हिसाब से छोटा होता है। तो ये बेसिकली डायफ्राम का मीनिंग है।
और रिबन माइक स्पेशली हाइज़ के लिए एक अलग से टेक्नोलॉजी बनाई गई है रिबन माइक्स की। और जो ट्यूब माइक है उसमें एम्पलीफिकेशन के लिए, जो सिग्नल रिकॉर्ड हो रहा है एम्पलीफिकेशन के लिए ट्यूब्स ज़रूरी होती हैं, ट्यूब्स के थ्रू उसमें वार्मथ आती है। तो ट्यूब माइक स्पेशली इसके लिए काम में आते हैं। तो मोटा मोटा जो आपको मैंने अभी बताया कि कुछ एक माइक हैं, और आप माइक हमेशा अपने बजट के हिसाब से और आपकी यूज़ के हिसाब से परचेज़ करें। तो मार्केट में बहुत सस्ते सस्ते कंडेंसर माइक भी हैं ऑब्वियस, जो ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो कंडेंसर माइक ही यूज़ होता है। साथ में डायनामिक माइक, जैसे मैं मेरे खुद के स्टूडियो में भी दो कंडेंसर माइक हैं प्लस मेरे पास दो डायनामिक माइक हैं। वो मैं हमेशा रिदम रिकॉर्डिंग के लिए रखता हूँ। अगर मुझे लाइव कुछ भी रिदम रिकॉर्ड करना है तो मैं डायनामिक माइक से ही करता हूँ हमेशा। और जो मेरे को वोकल, फ्लूट या गिटार, अकॉस्टिक गिटार रिकॉर्ड करना है तो वो मैं कंडेंसर माइक से करता हूँ। तो ऐसे ही कुछ यूजेस हैं, मोस्टली हमें वोकल ही होती है रिकॉर्ड करनी। तो कुछ एक माइक्स में आपको जब माइक ख़रीदते हैं तो आपको उसमें पैटर्न भी देखना होता है कि आपका पोलर पैटर्न है, कार्डियोड पैटर्न है, या फिर वो ओमनी पैटर्न है। एक्चुअली पैटर्न से ये पता लगता है कि वो माइक आपका जैसे जो ओमनी पैटर्न है वो आगे पीछे से भी काम करेगा, दोनों तरफ से उसमें आप खड़े होकर वोकल रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो पोलर पैटर्न है वो एक पर्टिकुलर पोलर से ही रिकॉर्ड करेगा, और जो कार्डियोड पैटर्न है वो एक ख़ास तरह की लेफ़्ट राइट इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो इस तरह से माइक्स में अलग अलग पैटर्न होते हैं। कुछ एक माइक्स में स्विचेबल होते हैं कि आप कोई सा भी पैटर्न लगा लो। तो आप माइक जब भी लें तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपका स्टूडियो का साइज़ और आपका को कैसा, आपको रिकॉर्डिंग आपकी ज़्यादा होती है। अगर आप लाइव रिकॉर्डिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको ऑब्वियस डायनामिक माइक ज़्यादा लेने होंगे, और अगर आप सिर्फ सिंगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको कंडेंसर माइक लेने से ही काम चल जाएगा। बाकी सारे माइक सारी रिकॉर्डिंग्स कर देते हैं, आजकल सॉफ्टवेयर से बहुत चेंजेस आ जाते हैं वोकल में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर स्पेशल आपके पास स्पेशल चीज़ के लिए माइक होगा तो आप और अच्छा रिज़ल्ट ले पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।